नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दूसरे अध्याय शिक्षा और दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाद पर बहुत ही आसान भाषा में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक इस प्रकार है, विभिन्न वादों के विभिन्न सिद्धांत और उनके उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो वाद पढ़ेंगे उसकी अवधारणा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे आने वाली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद की अवधारणा क्या कहती है? ऐसी विचारधारा जो कि प्रकृति से संबंधित है प्रकृतिवाद कहलाती है। यानी ऐसी विचारधारा जो प्रकृति से संबंधित है, जिसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रकृतिवाद कहलाती है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या पदार्थवाद भी कहा जा सकता है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ होती है, यानी नेचर के अलावा कोई दूसरी आध्यात्मिक जगत है ही नहीं। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही पहला और आखिरी सत्य मानता है, आध्यात्मिक जगत को नहीं। ठीक है, प्रकृतिवाद के जो समर्थक हैं अब उनको हम देखते हैं। प्रकृतिवाद के समर्थक हैं अरस्तु, हाब्स, रूस और हक्सले। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर, मतलब वे सिद्धांत जिन पर ये प्रकृतिवाद की जो विचारधारा है टिकी हुई है। तो पहला सिद्धांत कहता है कि समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। ठीक है, दूसरा, आत्मा प्रकृतिजन्य चेतन तत्व है, यानी हमारी आत्मा प्रकृति से जन्मी चेतन तत्व है। तीसरा है, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। ठीक, चौथा सिद्धांत कहता है कि राज्य केवल व्यवहारिक सत्ता है। पांचवा सिद्धांत कहता है वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इससे अलग कोई अन्य जीवन या दूसरी दुनिया नहीं है। दूसरी दुनिया से पर्याय स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, अब उनको देखते हैं। तो पहला है मानव नामक यंत्र को पूर्ण बनाना, जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास किया जा सके, है ना। उसको सर्वगुण संपन्न बनाया जा सके, जिससे वह अपना जीवन सुखपूर्वक शांति से जीवन व्यतीत कर सके। ठीक, वर्तमान में तथा आने वाले समय में मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को आने वाले समय में सुख की प्राप्ति हो, ऐसा बनाया जाना चाहिए। जीवन संघर्ष के लिए व्यक्ति को तैयार करना चाहिए शिक्षा के द्वारा। वातावरण तथा परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो सके, वो सामंजस्य बिठा सके उस परिस्थिति के अनुसार, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर पांचवा है बालक का व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल रूप से प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं करिकुलम की, यानी प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम की। तो पहला है खेल कूद के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। खेल कूद मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, खेल खेल के द्वारा व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे पर जो है उस बात की जो छवि है काफ़ी समय तक और लंबी छवि पड़ती है, जिससे वह भूल नहीं पाता उस चीज़ को। बालक को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में ज्ञान देना चाहिए, गणित के बारे में ज्ञान देना चाहिए, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान देना चाहिए, और साथ ही साथ बालक को गृह विज्ञान के बारे में भी ज्ञान देना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के शिक्षण पद्धति की। शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड क्या है? तो प्रकृतिवाद का जो शिक्षण पद्धति है, पहली है करके सीखना, यानी बालक को जो है स्वयं करके सीखना चाहिए। जब बालक स्वयं करके सीखेगा तो उसको अनुभव होगा, अनुभव के आधार पर फिर वह आगे उस विषय में क्या सीखना है क्या नहीं वह स्वयं अपने आप तय कर पाएगा। बच्चे को खेल के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए, है ना। खेलों का आयोजन करना चाहिए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार, जिससे बालक जो है उस चीज़ के बारे में अच्छा और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सके। ठीक है, इस मतलब प्रकृतिवाद के जो शिक्षण पद्धति है, इसमें जो है डाल्टन पद्धति आती है, निरीक्षण पद्धति आती है, ह्यूरिस्टिक पद्धति आती है, मॉन्टेसरी पद्धति भी आती है। ठीक, आगे आने वाली वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, इसके अनुशासन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के अनुशासन की। तो इसमें अनुशासन था, इसमें स्वतंत्र अनुशासन था, यानी बच्चों को प्रकृति में ऐसे ही छोड़ दो, वे स्वयं मतलब सीख लेंगे कि अनुशासन को अपने आप। और इसका जो गुण है वो ये है कि अनुभव करके सीखने पर आधारित पाठ्यक्रम पर इसमें बल दिया गया है, और दमनात्मक अनुशासन का इसमें विरोध किया गया है। शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जो है इसका जो है प्रकृतिवाद का जो है शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के दोषों के बारे में। इसके दोष क्या कहते हैं?
प्रकृतिवाद की जो बातें हैं वो पक्ष भरी बातें हैं, असंतोषजनक बातें हैं, है ना, असंतोषजनक उद्देश्य हैं, क्योंकि इसके अनुसार क्या है कि बालक को असीमित स्वतंत्रता देनी चाहिए। असीमित स्वतंत्रता से आशय भी शायद पहले नहीं समझा होगा इन लोगों ने कि बालक पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक बात तो पक्की होती है कि अगर बालक को अगर अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, अच्छे गुणों का विकास किया जाएगा, तो निश्चय ही उसका जो भविष्य होगा अच्छा बनेगा, है ना, और अच्छे पथ पर चलकर लोगों की उन्नति और विकास के बारे में सोचेगा। अगर बालक को शुरुआत से ही गलत बातें सिखाई जाएं, गलत आदत उसमें विकसित की जाए, इससे क्या होगा, वो गलत दिशा पकड़ लेगा और आने वाले समय में देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए वो स्वयं गंभीर परिस्थिति को उत्पन्न कर देगा। इसलिए शिक्षा की बातें हैं वो पक्ष भरी बातें हैं, असंतोषजनक बातें हैं। इसमें केवल शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवादी विचारधारा को ही सबसे प्राचीन विचारधारा माना जाता है। ये एक नंबर में प्रश्न बन सकता है कि सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है, तो आदर्शवादी विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है। ठीक है, आदर्शवाद यानी एक ऐसा समय, टाइम पीरियड, जिसमें केवल मनुष्यों के विचारों तथा भावों को महत्व दिया जाता था। यानी आदर्शवाद में क्या होता था, एक ऐसा समय था जब मनुष्यों के विचारों तथा भावों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, किसी और चीज़ को नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों को महत्व दिया जाता था। इस विचारधारा के अनुसार वस्तुओं का महत्व मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति के विचार तथा भाव मायने रखते हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति के जीवन के दो लक्ष्य मुख्य हैं। पहला, व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व का विकास। दूसरा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी मोक्ष की प्राप्ति होना, आत्मा से परमात्मा का मिलन होना। ठीक, नेक्स्ट इसके जो सिद्धांत है वो नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत था वह था, इस विचारधारा के अनुसार पूरे संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। आदर्शवाद की अवधारणा भी कहती है कि इस जो पूरा संसार है यह ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ और आखिरी सत्य है। ठीक, यह विचारधारा ईश्वर को ही अंतिम सत्ता के रूप में देखती है, यानी ईश्वरीय सत्ता ही आखिरी सत्ता है। ठीक, DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वही सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता यानी अल्टीमेट अथॉरिटी को आध्यात्मिक मानता है, आध्यात्मिक जगत मानता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों के बारे में। ऐसे वो कौन थे जिन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को समर्थन दिया अपना, तो पहले थे सुकरात, इन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को अपना समर्थन दिया। फिर प्लेटो, फिर डिकार्टे, बर्कले, अरविंद घोष आदि जो थे, इन लोगों ने आदर्शवादी विचारधारा को अपना जो है समर्थन दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत कहता है कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। दूसरा, आध्यात्मिक जगत सबसे अच्छा है। तीसरा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही सबसे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यानी यही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, चौथा सिद्धांत है मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। अब हम बात करते हैं आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य कहता है बालक का आध्यात्मिक विकास करना। ठीक, दूसरा कहता है बालक में सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। तीसरा कहता है अपने धर्म संपत्ति की रक्षा करना तथा उसको आगे बढ़ाना। चौथा है बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास करना। आदर्शवादी विचारधारा कहती है कि शिक्षा के द्वारा किसी भी बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास किया जाए, जिससे बच्चा यानी बालक स्वयं से निर्णय ले सके उस चीज़ के संबंध में, वह सही है या गलत है वह स्वयं से जान पाए। ठीक, किसी भी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य ही शिक्षा का उद्देश्य है, यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जान सकता है कि व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, है ना, उसको एक रास्ता और दिशा मिलेगी, इससे वह एक निश्चित पथ पर चलेगा। ऐसे बात बिना शिक्षा के वो दिशाहीन हो जाएगा, फिर उसका विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें आदर्शवादियों का मानना था कि ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का विकास करें। ठीक, जैसे इतिहास, साहित्य और संगीत।
जैसी चीज़ों को शामिल किया जाए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति के मन में जो है आध्यात्मिकता का विकास किया जा सकेगा। ठीक है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, यानी शिक्षण पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जाती थीं। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा तर्क विधि और चौथा था निर्देशन विधि। हमने पुराने वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की है, यानी वादों के अवधारणा पर और उनकी शिक्षण पद्धति पर विस्तार से देखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुशासन के बारे में। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार जो अनुशासन था वो प्रभावात्मक अनुशासन था, यानी आपका प्रभाव ही ऐसा होना चाहिए कि बिना मारे पीटे ही बच्चे आपको देखकर ही अनुशासन में आ जाएं, है ना। ऐसा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आपको देखकर बच्चे स्वयं अनुशासित हो जाएं, है ना। फिर गुण जो इसके मेरिट थी जो इस प्रकार थी, इसमें बच्चों के नैतिक चरित्र के विकास पर बल दिया गया। दूसरा, शिक्षक यानी गुरु को इसमें उच्च स्थान दिया गया है। तीसरा, दमनकारी यानी मारपीट एग्रेसिव अनुशासन का इसमें विरोध किया गया है आदर्शवादी विचारधारा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आदर्शवादी विचारधारा के दोष क्या हैं। तो पहला है आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं, यह बालकों को लोक परलोक के लिए तैयार करते हैं। ठीक। दूसरा है भौतिक जगत को इसमें नज़रअंदाज किया जाता है, यानी जो वास्तविक जगत है उसको वो छोड़कर वो आध्यात्मिक जगत के बारे में ज़्यादा बल देते हैं। आध्यात्मिक जगत के बारे में उस पर सीखने पर, उसकी चर्चा करने पर इसमें जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद की पहले हम अवधारणा देखते हैं, यानी रियलिज्म के बारे में देखते हैं। जो आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वही यथार्थवाद है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा काल्पनिक जगत कोई नहीं है, मतलब यथार्थवाद मानता है कि काल्पनिक जगत कोई नहीं है, जैसे लोक परलोक स्वर्ग नरक जैसी कोई भी जगह नहीं है। यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचारधारा से, यानी वास्तविकता जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो सत्य है वही यथार्थ है, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है, छलावा है, धोखा है, इसका जो वास्तविकता है कुछ और ही है। ठीक। अब हम यथार्थवाद के समर्थकों को देखते हैं कि यथार्थवाद के समर्थक कौन कौन थे। तो पहले थे मिल्टन, फिर दूसरे जॉन, तीसरे थे लोक और चौथे बेकन और राटके आदि जो थे यथार्थवाद के समर्थक थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो इसका पहला सिद्धांत है इस प्रकार है। पहला, प्रत्यक्ष जगत सत्य है, यानी हम अपनी आँखों से जिस वास्तविकता को देख पा रहे हैं वही सत्य है, इसके अलावा कुछ और नहीं। दूसरा है जो सिद्धांत, मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है, जिस जगत या संसार में हम रह रहे हैं हम उसी संसार के एक छोटे अंश मात्र हैं या अंग मात्र हैं, दोनों बात एक ही है। फिर तीसरा है मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है वह प्रायोगिक जीवन है और इसका ही व्यवहारिक जीवन में महत्व भी है। ठीक है। चौथा, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम किसी चीज़ को छूकर देखकर समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य क्या कहता है। पहला, बालक को सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना। दूसरा, बालक के शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है। तीसरा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना जिससे बालक ज्ञान को प्राप्त कर सके। ठीक है। ये हो गए यथार्थवाद के शिक्षा के उद्देश्य। और आखिरी जो इसका उद्देश्य है वो है व्यावसायिक शिक्षा देना, जिससे बालक जो है अपने जीवन की उन्नति करके अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। ठीक। पाठ्यक्रम क्या है। प्रकृति से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, व्यवसाय संबंधी विषय इसमें होने चाहिए। ठीक है। इसकी शिक्षण पद्धति थी आगमन विधि, निरीक्षण विधि, देशाटन विधि और प्रयोग विधि। ठीक है। यानी आगमन विधि, निरीक्षण विधि, देशाटन और प्रयोग विधि। ठीक है। अब हम बात करते हैं
यथार्थवाद के अनुशासन के बारे में। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो पहला है इसका अनुशासन जो है प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, यानी बिना जोर ज़बरदस्ती किए या मारे पीटे, बिना बच्चे आपको देखकर स्वयं अनुशासन में आ जाएं, ऐसा अनुशासन होना चाहिए। यानी टीचर का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए या जो इसको सिखा रहा हो इनके गुरुओं का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर बच्चे जो हैं स्वयं अनुशासित हो जाएं, उनकी मन में इच्छा उठे कि हमें भी ऐसा बनना है, ठीक, इनके जैसा दिखना है, इनके जैसे ये रास्ते पर चल रहे हैं वैसे ही रास्ते पर हमको भी चलना है, ठीक। बच्चे ऐसा सोचें तभी तो वो जो है स्वयं अपने आप उनको देखकर अनुशासन में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के गुणों के बारे में। यथार्थवाद के गुण क्या कहते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक शिक्षा पर इसमें जो है बल दिया गया है। इसका पहला गुण है कि यथार्थवाद में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया गया है। दूसरा है वैज्ञानिक विषयों पर महत्व दिया गया है। तीसरा, दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया गया है। निगमन विधि के स्थान पर आगमन विधि का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हम इसके दोष पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है। दोष है यथार्थवाद का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक विषयों को काफ़ी महत्व देता है, इसके लिए साहित्य व कला मायने नहीं रखती। यानी यथार्थवाद का जो पाठ्यक्रम है वैज्ञानिक विषयों को महत्व देता है, इसके लिए साहित्य व कला मायने नहीं रखती है। हमारे विचार तथा भावों को इसमें महत्व नहीं मिला है। किसमें? यथार्थवाद में। इसमें जो है व्यक्ति के विचार तथा भावों को महत्व नहीं मिला है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में साथियों हम सांख्य दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।